साथियों, आज के सेशन में जो चर्चा है वो है जियो की। जियो मुकेश अंबानी का वो प्रोडक्ट जो कि देश में इंटरनेट क्रांति के लिए अपनी पीठ थपथपा रहा है। इन्हीं के पापा कहा करते थे, कर लो दुनिया मुट्ठी में। धीरू भाई अंबानी जब टेलीकॉम सेक्टर के लिए जोड़ी फोन ऑफर लेकर आए थे, लेकिन पिताजी के संदेश को बेटे ने अपने हाथ में ले लिया है और वो सही मायने में दुनिया को मुट्ठी में करने निकल चुके हैं। शुरुआत उसकी भारत के 140 करोड़ लोगों से हुई है। मैं ये क्यों कह रहा हूं? क्योंकि हाल ही में जियो ने जिस तरह से प्रेडेटरी प्राइसिंग करके सबसे पहले लोगों तक रीच पहुंचाई, लोगों तक सस्ते दामों में अपनी आदत लगाई और अब धीरे धीरे उन लोगों को अपने तरीके से, जैसे मदारी डमरू पर नचा रहा हो, कुछ उस तरीके से अपनी प्राइसिंग से लोगों को नचा रहा है। जियो के द्वारा हाल ही में टैरिफ हाई करके 12.5% से 25% तक टैरिफ का इजाफा किया गया है और इस इजाफे से जियो को और टेलीकॉम सेक्टर को लगभग 50,000 करोड़ रुपए एक ही बार में मुनाफे के रूप में प्राप्त हो जाएंगे और आप और हम फिर से एक ऑब्जेक्ट बनकर रह जाएंगे जिनके साथ कुछ बड़े कॉन्ग्लोमरेट्स खेल रहे हैं। कुछ बड़ी उद्योग धंधे हमें अपने इमोशंस के साथ प्ले करने का मौका दे रहे हैं। साथियों, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। अर्थशास्त्र में इस बात को मोनोपोलिस्टिक अप्रोच कहा जाता है, एकाधिकार प्रकार का व्यवहार कहा जाता है, जिसमें कोई भी कंपनी पहले लोगों की आवश्यकता बनती है और फिर अपने कंपटीशन को खत्म करती है, कंपटीशन को खत्म करके अपने हिसाब से मार्केट को नचाती है। उसका जीवंत उदाहरण आप में से अधिकांश व्यूअर्स ने जियो का उदय होते हुए देखा है। जब शुरुआत में जियो आया तब क्या कहकर आया, आज जियो क्या कर रहा है और उससे आगे हमारी पूरी जिंदगी को हाथ में रखने के लिए इसने क्या तरीके अपनाए हैं, आज विस्तार से इसकी सारी चर्चा होगी। क्योंकि भारतीयों की याददाश्त थोड़ी कमजोर है, वो भूल जाते हैं कि कहां से क्या चीजें शुरू हुई थी, कहां तक पहुंच गई। तो इसीलिए इस सेशन को शुरू से शुरू किया जा रहा है ताकि आपको यह याद दिलाया जा सके कि आप एक ट्रैप में कैसे फंसते चले जाते हैं। कैसे जियो ने सारे कॉम्पिटिटर्स को पहले नुकसान पहुंचाया, सरकारी कंपनियों का मखौल उड़ाया, बीएसएनएल को बर्बाद ही कर दिया। उसके बाद में जब लोगों के पास विकल्प के रूप में आप अकेले बचे तो आपने अपनी तरफ से लोगों को टैरिफ हाई करके उन्हें बर्बादी की तरफ ले जाने का रास्ता तय कर दिया। अब आप पूछेंगे बर्बादी कैसे सर, इसमें पैसा ही तो बढ़ाया है, पैसे का लाभ ही तो है। सारी बातें समझिए और कल को ये आपके साथ क्या क्या कर सकते हैं। यानी कि इनके पिताजी ने जो दुनिया के लिए संदेश दिया था कि कर लो दुनिया मुट्ठी में, इनके बेटे ने खुद ने अपने हाथ में करने का तरीका अपनाया और वो तरीका आज के सेशन में हम डिस्कस कर रहे हैं। मतलब कुल मिलाकर के अब ये समझिए कि जियो के द्वारा जो किया जा रहा है वो अब इनके साथ साथ देश के अंदर गिनती की 4 ही तो कंपनी जियो, एयरटेल, वोडाफोन और बीएसएनएल बची हैं, ये कंपनियां कर रही है। सोचिए देश का कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि 140 करोड़ आबादी को सर्विस देने के नाम पर देश में केवल 4 कंपनियां मौजूद हैं और उनमें से भी लगभग 45 करोड़ यूजर बेस लेकर के केवल एक कंपनी जियो बैठी हुई है। यह अपने आप में सोचने का विषय है कि देश में किस तरह से, हमारे देश में किस तरह से मोनोपोलिस्टिक तरीके से हम पर कंट्रोल किया जा रहा है। आज जियो आपको ना केवल इंटरनेट दे रहा है, फाइनेंशियल सर्विसेज दे रहा है, बाजार की सुविधाएं दे रहा है, आपकी हर एक जरूरत की पूर्ति करने के लिए सामने आ गया है। इस बात को बहुत गंभीरता से समझने की आवश्यकता है। आपको समझने की आवश्यकता है कि पहले आपको आदत डाली गई और आदत डालकर अब आप पर कब्जा करने की तैयारी चल रही है। हमारा देश राजनीति का गुलाम है या नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन बड़ी कंपनियां किस तरह से हमें कंट्रोल करती हैं उसका उदाहरण ये जियो का बना हुआ जाल है जिसे आप देख सकते हैं। इस जियो के जाल में लेके टीवी चैनल, जियो सिनेमा, म्यूजिक, न्यूज जियो, ये सब चीजें जियो के नाम पर आप विचार करिए। इंटरनेट से होने वाली सर्विसेज को आप दिमाग में लेकर आइए और आपके दिमाग में जियो की इमेज आ जाएगी। जियो ने हाल ही में अपनी फाइनेंशियल सर्विस शुरू की है, जियो ने हाल ही में जियो मार्ट शुरू किया है। तो आज आपको यह पता चलेगा कि कैसे इंटरनेट को उपलब्ध कराकर
डेटागिरी करने वाले मुकेश अंबानी दादागिरी पर उतर आए हैं। और इनके इस दादागिरी पे उतरने की शुरुआत कितने भोलेपन से हुई थी कि देश के अंदर आज यह कंपनी 21.26 ट्रिलियन रुपीस की बन चुकी है। यह जियो कैसे शुरू हुआ था, आज के सेशन में चर्चा करते हैं। साथियों, एक व्यापारी हुए, नाम था धीरूभाई अंबानी। धीरूभाई अंबानी के बारे में कहा जाता है कि वो गल्फ कंट्रीज में पेट्रोल वेंडर का कार्य किया करते थे। देश में आए, कपड़े का व्यापार किए, 2 संतानें हुई, मुकेश और अनिल। बड़ी संतान का नाम अनिल था, छोटी का नाम मुकेश था। धीरूभाई अंबानी ने अपनी धर्मपत्नी कोकिलाबेन के साथ मिलकर देश में बहुत सारे उद्योग धंधों के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। धीरूभाई अंबानी वर्ष 2002 में जब नहीं रहे, 70 साल की उम्र में जब उनका निधन हो गया, तो यह कारोबार जगत के लिए एक बड़ा झटका बनकर निकला। क्यों? क्योंकि इनके दोनों बेटे मुकेश और अनिल अपनी अपनी जरूरतों के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। इनकी माताजी कोकिलाबेन ने इनकी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए दोनों के धंधे अलग अलग बांट दिए। मुकेश को कहा कि भैया तुम जाओ और अपना बढ़िया तेल निकालो, रिफाइन करके बेचो, पेट्रोकेमिकल संभालो, रिफाइनरी संभालो। और दूसरे को, जो पिताजी लगाकर गए थे रिलायंस का यानी कि टेलीकॉम का काम पकड़ा दिया गया। अनिल को टेलीकॉम सेक्टर के अंदर उतार दिया गया। इस प्रकार से अनिल टेलीकॉम, फाइनेंस और एनर्जी यूनिट में मिल गए। कहा जाता है कि अनिल थोड़े व्यवहार में जिद्दी थे, उन्हें बिजनेस की सेंस नहीं थी। उन्होंने उन धंधों में हाथ डाला जो कि कॉम्पिटिटिव नहीं थे, और इस प्रकार से वो लगातार नुकसान झेलते चले गए। जिस रिलायंस को धीरूभाई अंबानी ने शुरू किया था, कर लो दुनिया मुट्ठी में कह करके, वो असल में मुकेश अंबानी के दिमाग की उपज बताया जाता था। और कहा जाता है कि मुकेश अंबानी जब इस प्रकार से अनिल अंबानी को रिलायंस दिया गया था, उससे काफी परेशान थे। लेकिन दोनों भाइयों ने एक एग्रीमेंट किया था, और एग्रीमेंट था कि हम 10 साल तक दोनों एक दूसरे के फील्ड में पैर नहीं रखेंगे। यही हुआ कि 2002 से अगले 10 साल के इंतजार में मुकेश अंबानी बैठे रहे कि एक बार अनिल अंबानी को आगे निकलने दे दो, फिर मैं अपना दोबारा से इस धंधे में एंट्री करूंगा। और हुआ भी यही। 2010 में पहुंच करके इन्होंने अपना दिमाग लगाना शुरू किया, क्योंकि 2012 में इनका समय पूरा हो रहा था कि मुझे टेलीकॉम में उतरना है। और इस उतरने में इन्होंने धीरे धीरे जियो की बुनियाद 2010 के आसपास शुरू कर दी थी। कहते हैं कि 2010 में रिलायंस इंडस्ट्रीज ने 4800 करोड़ में इन्फोटेल ब्रॉडबैंड सर्विस लिमिटेड नाम की एक कंपनी की 95% हिस्सेदारी खरीदी थी। ये जो इन्फोटेल ब्रॉडबैंड सर्विस लिमिटेड है, यही देश की वो कंपनी थी जिसके पास 4G नेटवर्क का स्पेक्ट्रम था देश के 22 जोन में। बड़ा ही इंटरेस्टिंग है कि 4G का इसके पास नेटवर्क स्पेक्ट्रम था, और इस नेटवर्क स्पेक्ट्रम को लेने वाली ये कंपनी अकॉर्डिंग टू एग्रीमेंट बिटवीन 2 ब्रदर्स होने को तो फ्रंट फेस में जियो नहीं हो सकती थी, इसलिए किसी दूसरी कंपनी के साथ था। लेकिन रिलायंस जियो ने बाद में इसी का नाम बदल करके, इसी इन्फोटेल ब्रॉडबैंड सर्विसेज का नाम बदल करके रिलायंस जियो किया। दिसंबर 2013 में 4G के लिए भारती एयरटेल से समझौता किया गया और कहा गया कि जो समुद्र से आने वाली इंटरनेट केबल है वो जियो रिलायंस एयरटेल से यूज करेगा, साथ में वायरलेस टावर और इंटरनेट ब्रॉडबैंड सर्विस भी वो एयरटेल का इस्तेमाल करेगा। धीरे धीरे अनिल अंबानी की रिलायंस कम्युनिकेशन पिछड़ती चली गई, और रिलायंस कम्युनिकेशन के साथ भी एक समझौता कर लिया गया कि 4G स्पेक्ट्रम फैलाने में वो भी मदद करे। इस प्रकार से रिलायंस जियो ने अपनी 4G सर्विसेज के लिए एंट्री करना शुरू कर दिया। 27 दिसंबर 2015 को सबसे पहले रिलायंस ने अपने कर्मचारियों को जियो की सर्विसेज उपलब्ध कराई। 4G सर्विस अपने कर्मचारियों को 2015 में उपलब्ध कराई दिसंबर के अंदर, और कहा कि एक बार आप यूज करके देखिए, आप अगर यूज कर लेंगे तो फिर अप्रैल मई में चल के पूरी दुनिया वालों को बेवकूफ बनाएंगे। हुआ भी यही। मुकेश अंबानी ने डिजिटल रेवोल्यूशन लाने के लिए वर्ष 2016 में भाषण दिया और कहा कि हम दुनिया में वो सर्विस बनने जा रहे हैं जो डेटा का और कॉल का पैसा नहीं लेगी। यह सत्य है कि जिस समय पर रिलायंस ने यह काम किया, उस समय भारत के अंदर डेटा के चार्जेस अलग होते थे, कॉल के चार्जेस अलग देने पड़ते थे। कॉल और डेटा अलग अलग, 200 रुपए प्रति जीबी तक डेटा हुआ करता था। लेकिन आज जो हम वास्तविकता में चर्चा कर रहे हैं वो इसलिए कि 200 रुपए प्रति जीबी तक हुआ करता था, आप वो मिटाने के लिए आए थे। कहीं ऐसा तो नहीं जिस तरह से आप प्राइजेस बढ़ाते जा रहे हैं, आपकी भी असली मंशा वही हो कि मुझे उसी समय तक इन्हें वापस लेकर जाना है। क्योंकि जिस तरह से आपने शुरुआत की थी, तब यह कहा था कि अब वॉइस कॉल फ्री रहेगा, डेटा, आप वॉइस कॉल तो पूरी तरह फ्री रहेगा, डेटा के लिए पे करना होगा, और वो भी बहुत नॉमिनल पे करना होगा। इसे गांधी जी के अंदर अगर गांधीगिरी कहा जाता था, तो हम इसे डेटागिरी कहते हैं। तो इस तरह से आपने अपना प्रचार किया। तो इस प्रकार से प्रॉपर तरीके से इन्होंने
पूरी दुनिया के सामने एक तहलका सा मचा दिया कि इंडिया में एक ऐसा सर्विस प्रोवाइडर आ गया है जिसने 3-4 महीने के लिए तो अनलिमिटेड इंटरनेट ही फ्री कर दिया है कि जाइए और प्रतिदिन के हिसाब से आप 4 GB डेटा यूज करिए 3 महीने तक। लोगों को पहले कंजप्शन हैबिट डलवाई गई, यानी कि एक ऐसा नशा जिसकी लोगों को आदत नहीं थी। 200 GB भी कहां पर, एक 200 रुपए का 1 GB भी जहां एक और लोग पूरे महीने चला लेते थे, आपने 4 GB प्रतिदिन देकर के 3 महीने तक फ्री का आदत डाला। फ्री अनलिमिटेड कॉलिंग करवाई, 100 मैसेज के अंदर रोजाना प्रति देने की सुविधा करी। लोगों को लगा कि भाई साहब ये तो दुनिया में एकदम तहलका है। अब बड़ा इंटरेस्टिंग बात यह था कि अगर 4 GB डेटा आप किसी को देने लगोगे तो वो प्रतिदिन उस डेटा का क्या करेगा। इस डेटा के लिए इन्होंने बकायदा 6000 से ज्यादा मूवी फ्री में उपलब्ध कराई, 1 करोड़ से ज्यादा गाने उपलब्ध कराए कि अगर आपको डेटा मिल गया तो कंज्यूम कहां करोगे, डेटा मिल गया लेकिन चलाएं क्या इससे। उसी दौर में 2016 के अंदर देश में एक तरह से वास्तविकता में सस्ते इंटरनेट के कारण इंटरनेट क्रांति ने जन्म लिया। आज जो इंटरनेट बेस्ड जो सर्विसेज हैं, फिर चाहे वो उबर और जोमेटो हो, फिर चाहे ओया और ओलो हो, ये ओला और ओयो हो, या फिर एडटेक कंपनियां हो, चाहे यूट्यूब पर चलने वाला कंटेंट हो, ये सभी इंटरनेट के बहुत आसानी से उपलब्ध होने से बहुत तेजी से फैलना शुरू हुआ। इसके लिए बाकायदा इन्होंने बहुत ही सुगम तरीके से लोगों को अपने साथ एंट्री करने का तरीका बनाया। अनलिमिटेड फ्री कॉल, अनलिमिटेड HD वीडियो, ना जाने क्या क्या सुविधाएं देकर अपने साथ में ले लिया। शुरुआती तौर पर इन्होंने इंटरनेट का सदुपयोग करने के लिए इतने सारे एप्लीकेशन अपने लेवल पर भी उपलब्ध करवाए, जिसमें म्यूजिक था, जिसमें गाने थे, जिसमें चैटिंग थी, जिसमें मूवीज थी, तमाम चीजें थी। आज जियो के पास में, जहां जियो सिनेमा, जियो टीवी, जियो सावन, जियो न्यूज, जियो सिक्योरिटी, जो आप इंटरनेट की चीज याद कर सकते हैं वो लगभग इनके पास फिलहाल उपलब्ध है। जिस समय ये आए थे, जब इंटरनेट इतना महंगा था, इन्होंने इंटरनेट के दामों को एकदम धड़ाम से नीचे गिरा दिया। इंटरनेट के दाम को नीचे गिराने से मार्केट में, यानी इंटरनेट प्रोवाइडर जो कंपनियां थी, एयरटेल, वोडाफोन जैसी जो कंपनियां थी, उनको 17,000 करोड़ के आसपास का नुकसान हुआ। जियो का शुरुआत जबरदस्त हुआ। दिसंबर 2016 तक फ्री ऑफर दिया गया। उस फ्री ऑफर को फिर इन्होंने 3 महीने के लिए एक्सटेंड कर दिया। 31 मार्च 2017 तक हैप्पी न्यू ईयर ऑफर करके दे दिया, जिसमें अनलिमिटेड डेटा, वॉइस, यानी कि ये लोगों को सस्ते की आदत डाल रहे थे, फ्री की आदत डाल रहे थे। धीरे धीरे लोग इनसे जुड़ते चले गए। हालात ये हुए कि दिसंबर तक ही इनके पास 52 मिलियन सब्सक्राइबर जियो ऐप पर हो गए थे। यानी एक तरह से यह समझिए कि इन्होंने जियो यूजर्स की संख्या में बेतहाशा वृद्धि देखी। फिर हैप्पी न्यू ईयर आया और हैप्पी न्यू ईयर ने इन्हें 100 मिलियन सब्सक्राइबर क्रॉस करा दिया। मतलब जियो का जो जियो यूजर था वो बढ़कर के 100 मिलियन को क्रॉस कर गया। हालांकि इनकी शिकायत करने के लिए बड़ी सारी कंपनियां, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया भी गई, लेकिन वहां पर कोई सुनवाई नहीं हो सकी। फाइनली इनका ये ऑफर चलता रहा। कंपनियों को भी इनकी तरह नीचे उतरकर सस्ते ऑफर्स देने पड़े। फिर जब मार्च का खेल खत्म हुआ तो अगले 12 महीने के लिए आप प्राइम मेंबरशिप ले आए मात्र 99 रुपए में, कि प्राइम मेंबरशिप ज्वाइन करो, 99 रुपीज में सारी फैसिलिटीज मिलती रहेंगी, और अगर इंटरनेट यूज करना है तो उसके लिए फिर एक फीस तय कर दी गई। धीरे धीरे इन्होंने लोगों को पहले सस्ते की आदत डाली। आदत डाल करके इन्होंने प्रॉपर तरीके से इंटरनेट का यूज करते हुए उसका कंजप्शन की हैबिट डेवलप करी। कंजप्शन हैबिट के साथ में अब उनकी इसी आदत का, जैसे एक ड्रग एडिक्ट को पहले ड्रग का हल्का सा डोज चखाया जाता है, फिर उसके बाद में उसको उसकी आदत का ही दुरुपयोग करने के लिए कहा जाता है कि अब तेरी आदत पड़ गई, अब तू खरीद मुझसे। पहले फ्री में खिलाया, अब खरीदने पर मजबूर किया। ऐसा इन्होंने इंटरनेट के साथ किया। साल भर के लिए जो चीजें मुफ्त में थी, अब धीरे धीरे इनके दाम वसूलने इन्होंने शुरू किए। जियो प्राइम मेंबरशिप 99 रुपीज के हिसाब से कर दी और अनलिमिटेड जो डेटा है वो 303 रुपीज के हिसाब से कर दिया। नए तरह के प्लान निकाल दिए लोगों को, लेकिन यह भी बहुत सस्ता लग रहा था। धीरे धीरे इन्होंने ऑफर्स में कहा कि अगर आप जियो मनी यूज करते हैं तो 50 रुपए तक का कैशबैक भी मिलेगा। आपको जानकर आश्चर्य होगा, जियो ने 2017 के अंदर 31 करोड़ रुपए का लॉस बुक किया, जो कि लोगों को देखकर लगा कि यार ये तो बहुत जबरदस्त लॉस कर लिया है। लेकिन इन्होंने एक ही झटके में जियो यूजर्स के द्वारा 99 रुपीज का जैसे ही सब्सक्रिप्शन लिया, 247 करोड़ रुपए रेज कर लिए। यानी कि इन्होंने वो तरीके निकाल लिए कि एक बार लोगों को सब्सक्राइबर बना दो, 99 रुपीज का बेचो, बल्क में ये सारा काम कर दिया। सस्ते का माल उतार कर दूसरों को मजबूर कर दिया कि वो खड़े ही ना हो पाए। इसे मार्केट की प्रेडेटरी प्राइसिंग कहते हैं। दूसरों को खा
जाने वाली प्राइसिंग कहते हैं। इन्होंने इतना सस्ता कर दिया कि जो भी इनके कंपटीशन में खड़ी हुई कंपनियां थी वो ऑलमोस्ट बर्बादी के कगार पर पहुंच गई। चाहे टाटा डोकोमो हो, चाहे उस समय की एयरसेल हो, लगभग 8-9 कंपनियां देश में उस समय कॉल के लिए उपलब्ध थी। इन्होंने सबको लगभग मिट्टी में मिला दिया। ऐसी स्थिति में इन्होंने धीरे धीरे अपने द्वारा फिर फोन भी उतारा ताकि उस कस्टमर को भी जो इंटरनेट खरीदने का इच्छुक नहीं है उसे 1500 रुपए का फोन दिया और कहा कि 3 साल तक यूज करो, फिर जाकर वापस पैसे ले जाना, फ्री इंटरनेट मिलता रहेगा। ऐसा करके इन्होंने 5 करोड़ फोन बेच डाले 1500 करोड़ रुपए में, और मतलब फोन 2 जो था वो 3000 रुपए में इन्होंने उतारा, और 5 करोड़ से ज्यादा फोन इन्होंने मात्र 2 साल के अंदर अंदर बेच दिए। धीरे धीरे समय बीतता गया, मार्च आता है और मार्च 31 को जब इनकी जियो मेंबरशिप खत्म होती है और उसके बाद इन्होंने अपने मेंबर्स को फिर से एक प्राइस का डोज दे दिया और कहा कि अगर आपको 2 GB डेटा चाहिए तो 98 रुपए में मिल जाएगा। यानी कि अब आपकी आदत को पकड़ा जा रहा था कि आपको पहले सस्ते की आदत, फ्री की आदत डाली, अब सस्ते की आदत डाल रहे हैं, अब आपकी प्राइसेस को बढ़ाते जा रहे हैं। धीरे धीरे इन्होंने प्राइसेस बढ़ाना शुरू किया। प्राइसेस बढ़ाते बढ़ाते इंटरनेट को घरों तक तार से पहुंचाना, जिसे जियो गीगा फाइबर कहते हैं, उसकी शुरुआत की। इंटरनेट को जियो गीगा फाइबर के माध्यम से घर तक पहुंचाया और धीरे धीरे इन्होंने अपने द्वारा सारे वो काम गिनाने शुरू किए कि हम जब आए तो हमने देखो 200 रुपए का डेटा 5 रुपए में उपलब्ध करा दिया। लोगों को यह 5 रुपए भी कम लगने लगा। जहां जियो से पहले, आने से पहले देश में वोडाफोन, आइडिया, बीएसएनएल, एयरसेल, भारती एयरटेल और 5 अन्य कंपनियां डेटा प्रोवाइड करती थी। लगभग 10 मोबाइल कैरियर थे 2016 में। उन 10 मोबाइल कैरियर्स को इन्होंने पूरी तरह खत्म कर दिया। आज मार्केट के अंदर 4 मोबाइल कैरियर बचे हैं। एक तो जबरदस्ती सरकार की बैसाखी के सहारे चल रहा है, ले दे करके बाकी जो 2 बचे हैं एयरटेल और ये वोडाफोन, इसमें से एयरटेल ही है जो कि इनके साथ कंपटीशन में है। और फिलहाल के लिए एयरटेल भी अब इनकी गतिविधियां सीख गया है, क्योंकि वो भी इनकी तरह पहले सस्ते प्राइस करता है और जब ये प्राइस बढ़ाते हैं तो वो भी बढ़ा देता है। और इस तरह का मार्केट जिसको पहले तोड़ा गया, प्रेडेटरी प्राइसिंग से सबको आदत डाली गई, अपने ऊपर निर्भर कर दिया गया, यही प्रक्रिया मोनोपोलिस्टिक मार्केट कहलाती है। साथियों, बाजार के 3 प्रकार होते हैं अर्थशास्त्र में। एक होता है परफेक्ट मार्केट, जो सब्जी मंडी में आप देखते हो कि हर आदमी सस्ता माल बेचना चाहता है ताकि उसका माल बिके और वो जल्दी से अपने घर पहुंचे। वहां पर आपको इतने विकल्प मिलते हैं कि आप किसी से भी खरीद सकते हैं। लेकिन विचार करिए कि अगर वह सब्जी केवल एक ही दुकान पर मिल रही हो तो वो उसकी जो मर्जी चाहे उतना फल का दाम रख सकता है। अगर वो 2-3 दुकानों पर ही मिल रही हो और वो 2-3 दुकानदार आपस में ये सेट कर लें कि हम अपनी मर्जी से इस सब्जी को अब 100 रुपए किलो बेचेंगे कि 500 रुपए किलो बेचेंगे, तो वो 500 रुपए किलो में बेचेंगे और आप खरीदने के लिए मजबूर होंगे। इस प्रकार के मार्केट को ओलिगोपॉलिस्टिक मार्केट कहते हैं। फिलहाल हमारे देश में जियो मोनोपोली की तरफ बढ़ रहा है। ये जैसे कह रहा है वैसे बाकी कंपनियां नाचने लग रही हैं, चाहे एयरटेल हो चाहे वोडाफोन हो। ये इसको टक्कर देने के चलते अपनी तरह से अपने प्राइसेस बढ़ा और घटाती रहती हैं। फिलहाल के लिए जियो के साथ में इन तीनों ने लगता है कोई सेटिंग कर ली है, जिसके चलते अब ये ओलिगोपॉलिस्टिक मार्केट की तरह देखा जा रहा है। मुकेश अंबानी की नेटवर्थ में इस इंटरनेट क्रांति के बाद जबरदस्त इजाफा हुआ। लगातार इनका फाइनेंशियल ईयर ग्रो करता चला गया, लगातार सब्सक्राइबर बढ़ते चले गए। कहा जाता है कि वर्तमान में जहां इंडिया में लगभग 82 करोड़ इंटरनेट यूजर हैं, उनमें से 45 करोड़ अकेले जियो के पास हैं। यानी 45.98 करोड़ ही कह लीजिए, 46 करोड़ डेटा यूजर्स इस समय जियो के पास हैं, जिसकी वजह से इंडिया दुनिया में दूसरा सबसे ज्यादा इंटरनेट यूजर बन गया है। इनके द्वारा इंटरनेट सस्ते में उपलब्ध कराकर जो क्रांति लाई गई, उस क्रांति को फिर इन्होंने झंडे दिखाने शुरू किए। पहले भी इन्होंने जब इस तरह से प्राइसेस बढ़ाए थे 2021 में, तब लोगों को बहुत जबरदस्त तरीके से रिएक्शन देने का मौका मिला था। उन्होंने कहा था कि जज्बात बदल दिए, लेकिन फिर से आज यह मौका है। 2021 के बाद इन्होंने अचानक 25% प्राइस हाइक कर दिया है। ना केवल प्राइस हाइक किया है, इनकी देखा देख जियो, एयरटेल और वोडाफोन भी प्राइस हाइक करने निकल गए हैं। मतलब जो 209 रुपए का प्लान था वो 249 रुपए का हो गया है। एयरटेल ने 299 वाला प्लान 349 का कर दिया है। वोडाफोन ने 269 वाला प्लान 299 का कर दिया है। यानी इनकी होड़ा होड़। आप सोचिए कि आप 140 करोड़ लोग आज 3 कंपनियों के हाथ की कठपुतली बन गए हैं। वहीं बीएसएनएल भाई साहब नहीं लगेगा, सरकार के द्वारा दिए गए प्यार से कहीं बेचारा कोने में पड़ा हुआ है, लग ही नहीं रहा है कि उसको लिफ्ट करने का प्रयास किया जाए। हो सकता है कि सरकार को संसाधनों के नाम पर प्राइवेट कंपनियों से पैसा लगवाना था ताकि देश में आसानी से क्रांति लाई जा सके, लेकिन यही कारण है कि सरकारी इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा जरूरी होती है। सरकार के द्वारा कंपनियों को बेच
बेचने का जो विचार होता है वो इसीलिए त्यागना चाहिए क्योंकि कंपनियां जब सरकार से निकल जाती हैं हाथ से तो वो इस तरह से दुनिया को अपने इशारे पर नचाती हैं। सरकार जो बार बार कंपनियों को बेचने के लिए डिसइन्वेस्टमेंट कर दो, कंपनियों को बेच दो, विनिवेश कर दो, ये सोचने की आवश्यकता है कि सरकारी कंपनियां मार्केट में होना जरूरी है। माना कि सारी कंपनियां सरकार नहीं चला सकती, लेकिन अपना एक रोल मॉडल सरकार वहां पर हमेशा खड़ा रखे कि बेटा तुम्हें कंपटीशन हमेशा इससे देना होगा। आज ये कहा जा सकता है कि बीएसएनएल में जहां बीएसएनएल के कर्मचारियों के द्वारा कार्य करने में जो ना इच्छा थी उसका नुकसान बीएसएनएल को भुगतना पड़ा, ये तो आधा सत्य है ही। आधा सत्य यह भी कहा जा सकता है कि अगर सरकार अपनी तरफ से बीएसएनएल को जियो के बराबर टक्कर देने के लिए खड़ा रखती तो आज मार्केट में एक ऐसा प्लेयर होता जो इस प्राइस हाइक को रोकने के लिए पूरी तरह प्रयास करता। यही कारण है कि लोग अब बीएसएनएल के पोस्टर लगा रहे हैं कि भाई फिर तो बीएसएनएल ही अच्छा है जो इतने रुपए में दे रहा है। अब लेकिन लोगों को अच्छे की आदत पड़ गई है, 4G नेटवर्क की आदत पड़ गई है और यह सरकारी बैसाखी के सहायता से चल रहा बीएसएनएल आज भी भाई साहब नहीं लगेगा कि लड़ाई लड़ रहा है, लग रहा है कि इसको तो बिल्कुल दीनहीन स्थिति में छोड़ दिया गया है। साथियों, मार्केट की यह स्थिति बहुत घातक है। विचार करने की आवश्यकता है कि दुनिया पर जिस प्रकार से इन प्राइवेट कंपनियों ने, हमें लगता है कि सरकार एनडीए की है, कि सरकार यूपीए की है, कि सरकार इंडिया की है, सरकार असल मायने में इन कंपनियों की है। दुनिया भर में इस तरह की कंपनियों ने अपनी तरफ से बवाल मचा के रखा हुआ है। मैं फिर से याद दिला दूं, धीरू भाई अंबानी ने दुनिया को कहा था दुनिया मुट्ठी में कर लो, बेटा उनका अपनी दुनिया को मुट्ठी में करने निकल पड़ा और मोनोपोली की तरफ निकला। मैं आपको बता दूं, मार्केट में परफेक्ट कंपटीशन इज द बेस्ट वे, जो आप सब्जी मंडी के अंदर देख कर आते हैं कि साहब हम गए और बढ़िया से सस्ते दामों पर माल खरीद कर ले आए। लेकिन मोनोपोलिस्टिक जो कंपटीशन है इसमें आपको जो वो सामने वाला बोलेगा वो देना पड़ेगा। और हमारे देश में यह बहुत बड़ी बदकिस्मती है कि 140 करोड़ की आबादी वाले देश में देश के सभी संसाधनों पर कुछ ही कॉन्ग्लोमरेट्स का कब्जा है, जिनमें से अंबानी एक है। और अंबानी के पास में इस तरह से जियो का जो कंट्रोल है वो ना केवल, और ये व्यवस्था होनी चाहिए कि जो एक सर्विस उपलब्ध करा रहा है वो दूसरी सर्विस में एंट्री ना करे, क्योंकि इसके पास में एक बार जनता का डेटा आ गया, इसके पास में इंटरनेट की हैबिट आ गई, अब ये लोगों को अलग अलग तरह की सुविधाएं देने की बात कर रहा है। जियो व्हाट्सएप से समझौता कर लिया है, व्हाट्सएप के थ्रू अपने पास में पैसा लगा लिया है, मार्क जकरबर्ग से पैसा ले लिया है, फिर ये आने वाले समय में मिलकर के लोगों के घर पर सब्जी बेचने का काम शुरू करेगा। यानी पूरे देश को क्या असल में जियो ही चलाएगा? क्या असल में पूरे देश को अंबानी ही चलाएगा? ये असल मायने में एक मोनोपोलिस्टिक मार्केट का सबसे भीषणतम उदाहरण देश में बनने जा रहा है। आने वाले समय में ये चीज बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकती है, क्योंकि केवल इतना सा प्राइस बढ़ा करके 47,500 करोड़ रुपए इन्होंने एक मिनट में बाहर निकाल लिए। यानी इंडिया के मार्केट से इतना तेजी से इन्होंने इंटरनेट के माध्यम से दाम बढ़ा करके ये सब कर लिया। आपको लग रहा है कि 47,000 करोड़ ही तो किया है, क्या हो गया, हम इतने सारे लोग तो हैं, 100 करोड़ के आसपास इंटरनेट यूजर्स हैं, तो क्या हो गया? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्या हो गया ये तो आपको अंदाजा भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जियो ने केवल और केवल आपको इंटरनेट उपलब्ध नहीं कराया, अब आपकी आदतें, क्योंकि आपने इंटरनेट पर जाकर मूवी देखी तो उसने मूवी को देने वाला जो वो था मूवी प्रोवाइडर था डिज्नी, उसको खरीद लिया है, डिज्नी को खरीद लिया। डिज्नी ने हॉटस्टार को पहले खरीद रखा था, वही हॉटस्टार जिस पर आप अपना समय बिताते हैं क्रिकेट देखते समय। 5-5 करोड़ लोग लाइव क्रिकेट देख रहे थे साहब हॉटस्टार पर, आज उस को इसने परचेज कर लिया है। यानी पहले इंटरनेट दिया, इंटरनेट का उपयोग करने के लिए आपको फिल्में दिखाई, फिल्मों के लिए आपको डिज्नी की आदत, हॉटस्टार की आदत लगाई, वहीं पर अब आपके लिए इंटरनेट को उपलब्ध कराकर इसने उस कंपनी को परचेज कर ले आजा भाई तू अब मेरे पास है। तो एक तरह से हॉटस्टार इनके, मतलब आप सोचिए कि देश की हर एक संस्था पर अब इनका कब्जा होता चला जा रहा है, टीवी पर कब्जा होता चला जाए। मैं आपको एक नमूना दिखाता हूं जिससे आपको अंदाजा हो जाएगा। लगभग हर सेक्टर में जहां पर आप लोग मूवी देखने के लिए अमेजन वगैरह या फिर नेटफ्लिक्स यूज करते हैं, उसकी जगह ये अपना जियो सिनेमा लेकर आ गए हैं। सिनेमा के साथ जियो टीवी, जियो स्टूडियो, नेटवर्क 18 इनका अपना है। इसी तरह से इन्होंने न्यूज चैनल्स में जियो न्यूज, सीएनबीसी, मनी कंट्रोल अपने न्यूज चैनल बना लिए। जैसे आप लोग व्हाट्सएप वगैरह पर इन्वॉल्व हैं, जियो चैट, जियो स्विच, जियो 4G सर्विस इनका है। गानों के लिए आप स्पॉटिफाई सुनते हैं, जियो सावन इन्होंने अपना खरीद लिया है। इसी प्रकार जियो जीएसटी, जियो फाइबर, जियो क्लाउड, ये सब एम्बाइब करके इन्होंने पूरी तरह से एजुकेशन सेक्टर चल हो चाहे हेल्थ सेक्टर हो, सब तरफ से इन्होंने अपना ही मार्केट बना दिया। और आने वाले समय में तो ये जो बिग बास्केट, अमेजन, फ्लिपकार्ट है, इसको टक्कर देने के लिए जियो मार्ट तक ये लोग ले आए। आप सोचकर देखिए कि फाइनली
फाइनेंशियल ईयर के अंदर इनका जो कंसोलिडेटेड रेवेन्यू है वो 23.6% बढ़ा। 2022-23 में 9,74,864 करोड़ रुपए का रेवेन्यू इन्हें इंक्रीज किया है। भाई हम सब लोग इनके लिए अपनी एक आवश्यकता बन चुके हैं कि हमको तो जियो की जरूरत है, और जियो की जरूरत है तो ये हम लोगों के ऊपर जैसा चाहेंगे वैसा प्रयोग करेंगे। यही तो आप देखिए कि अब ये अपनी जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लेकर आ रहे हैं। जियो फाइनेंशियल सर्विस आते ही देश की टॉप 5 में पहुंच जाती है। क्यों? क्योंकि इनके पास डेटा है। डेटा है आपका भी हमारा भी। आपके मोबाइल में ऑटोमेटिक फ्लैश कर जाएगा कि जियो आ गया है, आप उसके थ्रू इंटरनेट का यूज कर रहे हैं। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के शेयर 350 रुपए से ऊपर चल रहे हैं। देश को यह समझने की वास्तविकता में आवश्यकता है कि अंबानी के द्वारा, जो मुकेश अंबानी है, इनके द्वारा जो ये काम किया जा रहा है, इस काम में जहां देश के साथ, पहले देश को साथ लेकर चलने की बात थी, आपने ये सुविधाओं का उपयोग करके लोगों के साथ 25% टैरिफ हाई करना कैसे जस्टिफाई किया जा सकता है? सरकार को आवश्यकता है कि इस प्रकार की मोनोपोलिस्टिक अप्रोच रखने वाली कंपनियों के साथ सख्ताई से पेश आए, उनसे सवाल करे, सरकारी जांच हो और यह तय किया जाए कि देश के अंदर सारे संसाधन किसी एक व्यक्ति के हाथ में ना चले जाएं। रिलायंस ने हाल ही में वायाकॉम 18 के पास 63.16% की हिस्सेदारी ले ली है। इसके साथ साथ और तो सुनिए, अब ये एसी लेकर आने वाले हैं। वाइजर के साथ समझौता किया, 10,000 रुपए में एसी लेकर आने वाले हैं कि साहब 10,000 रुपए में एसी लाएंगे, सस्ता एसी, सस्ते में ला करके देश को अपलिफ्ट करेंगे। यह प्लान इनका सबसे बेसिक प्लान है कि आपको चीजें सस्ते में मिलेंगी। लेकिन सस्ते की आदत लगाकर, सस्ते की आदत आप प्रेडेटरी प्राइसिंग के माध्यम से इसलिए लगा पाते हैं क्योंकि आपके पास भर के पैसा है। आप अपना पैसा लगाकर सब कुछ फ्री कर दो तो दुनिया वैसे ही बर्बाद हो जाएगी। सब कुछ फ्री कर दो तो और कंपनियां सर्वाइव नहीं कर पाएंगी, और कंपनियां सर्वाइव नहीं कर पाएंगी। वही सर्वाइवल की लड़ाई लड़ते लड़ते आप फिर जब अपने पास सबको पालेंगे तो आप ऐसे ही करेंगे। 2021 में आपने रेट बढ़ाई, अब 2024 में आप रेट बढ़ाकर 25% रेट सीधा बढ़ाकर ले गए। ये भाई साहब डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। और इसके साथ ही देश के अंदर जनता को भी अवेयर होने की आवश्यकता है कि आप किसी के हाथ का कठपुतली ना बने, जागरूक रहें, इस तरह की चीजों पर अपनी प्रतिक्रियाएं दें। अपनी प्रतिक्रिया में इस बात को केवल उपभोक्ता के रूप में ना सुनते रहें कि हां सबके साथ ही तो हुआ है, मेरे साथ ही क्या हुआ है। आपका यही शांत रहना ही आपके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बना हुआ है। फिलहाल के लिए आप समझ लीजिए कि देश को किस और आप अपने तरफ से जियो के हाथ में जाता हुआ देख रहे हैं। क्या आने वाले समय में ये प्लान कर रहे हैं, अपने हिसाब से प्लान करें। ठीक है साहब, फिलहाल के लिए ये हमारी तरफ से प्रेडेटरी प्राइसिंग तो नहीं है। हमने इतने कम दामों में चार सब्जेक्ट आपके लिए, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, पूरे 1 साल की वैलिडिटी के साथ अपने एप्लीकेशन पर दिए हुए हैं। आप इन्हें ले सकते हैं। मुसीबत क्या है साहब, हमारे एप्लीकेशन के साथ भी बच्चे जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं उनका भी डेटा अब महंगा हो गया है। उनकी पढ़ाई जो हम बहुत सस्ते दामों में कराने की सोचते हैं, अब वो महंगी होने लगी है। इससे नुकसान एजुकेशन पर पड़ने वाला है। बहुत सारे बच्चों का जो इतने कम दामों में हम लोग घर बैठे इतना लाखों रुपए का कंटेंट उपलब्ध कराते हैं, वो कंटेंट भी अब एक तरफ तो आम आदमी टैक्स की मार चढ़ रहा है, और ये लोग अपना खर्चा दिखाकर पहले मार्केट को अपना बनाते हैं और उसके बाद अपना खेला खेल जाते हैं। खैर कोई नहीं जी, आप लोग जागरूक रहिए। मैंने मेरा काम कर दिया, बाकी आपकी मर्जी है। बाकी करंट अफेयर्स के जो हमारे नोट्स हैं, हैंड रिटन नोट्स, 6 नोट्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी की 6 बुक्स 3000 पेजेस में आप अपने घर पर ऑर्डर कर सकते हैं। मेरे अपने हैंड रिटन नोट्स हैं जो कुछ इस प्रकार से लिखे हुए हैं, आपको हमारे एप्लीकेशन से उपलब्ध हो सकते हैं। लिंक कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है। आपकी कोई भी टिप्पणी हो तो कमेंट बॉक्स में बताएं।